आज का ये हमारा टॉपिक है। बेसिकली तो ये क्लास 9 का टॉपिक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर। बट ये जनरल टॉपिक है, हम किसी भी क्लास में हो कुछ समटाइम्स हमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं होते। तो बहुत से बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो हायर क्लासेस में भी आ गए होंगे, बट ये कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हो शायद ही। तो आज हम इसे पूरी तरह से क्लियर करेंगे और समझेंगे। ओके, तो जैसा कि लिखा हुआ है, एटॉमिक मास AMU 1/12 ऑफ कार्बन 12, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, मोल कॉन्सेप्ट्स। तो देखें कि क्या होता है ये। तो चलो देखते हैं कि 1 AMU क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। तो पहले तो एटॉमिक मास तुम कहोगे, जैसे तुमसे पूछें बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब भाई खुद ही सोचो, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 ग्राम कैसे हो सकता है। इतना छोटा पार्टिकल है एटम जो कि दिखाई भी नहीं देता, उसका मास 16 ग्राम कैसे हो सकता है। तो ये ग्राम तो नहीं होगा, 16 जो लिखा हुआ है हम लोगों के दिमाग में ये होता होगा, हाँ 16 ग्राम। तो 16 ग्राम कैसे हो सकता है। 16 ग्राम तो कोई अमाउंट लगभग इतना हो जाएगा, कोई अमाउंट कोई भी सब्सटेंस लोगे अगर 16 ग्राम होगा तो वो कम से कम इतना हो जाएगा। और एक ये कहा जा रहा है कि ये एक एटम का मास है, तो 16 ग्राम तो हो ही नहीं सकता, है ना, इम्पॉसिबल। एक एटम जो कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो फिर ये है क्या 16। सोडियम का कह रहे हो 23 ग्राम, यस 23 ग्राम तो बहुत होता है। इतना अमाउंट, इतना मास हो जाएगा एक एटम का जो कि दिखाई भी नहीं पड़ रहा है ना। इसी तरह से नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, क्लोरीन 35.5 ग्राम। तो कितना है ना कन्फ्यूजन कि कैसे हम इसको 35 क्यों कह रहे हैं, ग्राम तो हो ही नहीं सकता। ये एक एटम कभी ग्राम में हो सकता है, इतना छोटा एटम। तो चलो समझते हैं कि ये है क्या फिर, है ना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि AMU में हम नापते हैं किसी भी एटम के मास को। तो AMU होता क्या है। AMU एक्चुअली किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं, कौन है वो, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियॉन्स की मीनिंग हो गई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक्चुअली AMU एटॉमिक मास यूनिट, पहले शब्द का अर्थ समझो। मास यूनिट, मास की यूनिट मीन्स जिससे मास बन रहा है। यूनिट तो उसी को तो कहते हैं जिससे बनना शुरू हुआ है। जैसे बॉडी की यूनिट क्या है, हमारे शरीर की यूनिट क्या है, सेल, क्योंकि सेल से ही तो बॉडी बन रही है। कहते हैं ना यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे स्ट्रक्चर की यूनिट सेल है, तो सेल को हम यूनिट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे हम बन रहे हैं। उसी तरह से हम मास को भी यूनिट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसी से हम बन रहे हैं, मास बन रहा है, उसी से मास बन रहा है। तो यूनिट क्या है जिससे मास बन रहा है, हमें पता है कोई भी एटम है उसका मास कहाँ है, न्यूक्लियस में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही होता है और कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है इनके कंपैरिजन में, उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ता अगर हम एटम को मेज़र करते हैं उसका मास। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कोई कहीं पे इम्पैक्ट ही नहीं डालता। तो हम कहते हैं कि टोटल मास जो किसी एटम का है वो किसका है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है जो कि न्यूक्लियस में है। तो एक्चुअली कोई भी मास जो क्रिएट हो रहा है उसकी यूनिट कौन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। जिस तरह से बॉडी जो हमारी क्रिएट हो रही है उसकी यूनिट सेल है, उसी तरह से जो मास क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन की वजह से हो रहा है ना। एटम का जो मास क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मास की यूनिट है। किसके मास की यूनिट है, एटम के मास की यूनिट है। तो फिर नाम क्या रखा जाए इसका, एटॉमिक मास यूनिट। किसका नाम, जो यूनिट है, कौन है यूनिट, प्रोटॉन्स है। दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट कौन है, प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास। ओके, तो यहाँ देखो मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर अब हम जब किसी भी न्यूक्लियस में लेट अज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 16 टोटल न्यूक्लियॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलाकर कितने आएंगे, 16 आएंगे। तो फिर उनका मास कितना होगा। अब हम ऐड करने जा रहे हैं भाई, देखो 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो एक का मास देखो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, 6.7 और यहाँ पे 6.749, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उनको अगर हम लें तो हम लें क्या, ये वाला लें कि ये वाला लें, प्रोटॉन का मास लें या फिर न्यूट्रॉन का मास लें। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने कि मासेस वेरी कर रहे हैं तो और हमें उनको ऐड करना है, तो कौन सा मास लें, तो हम उनके एवरेज को ले लेते हैं।
भाई इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, तो फिर कौन सा मास लिया जाए? इनके एवरेज को ले लो। तो इनका एवरेज ले लिया जाता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना, देखो मासेस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के, तो उनके एवरेज मास हम लोग लेंगे। तो एवरेज मास निकालोगे तो ये आएगा 1.67377, और इसी को हम कह देंगे कि ये मास ऑफ प्रोटॉन है या मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना। क्योंकि किसको कहोगे भाई, प्रोटॉन का मास लोगे कि न्यूट्रॉन का मास लोगे, ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे, तो क्या लोगे? तो हम कह देंगे हम लोग न्यूट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, कहाँ ले रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियस के अंदर ना, क्योंकि उन्हीं से तो मास क्रिएट हो रहा है किसी भी एटम का। हमने उन्हीं को क्या बोला है? मास की यूनिट है। तो उन्हीं को ऐड कर लें, उन्हीं के मास को, तो हमें पता चल जाएगा कि एटम का मास कितना है। फिर ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम किसको लें, प्रोटॉन का लें कि न्यूट्रॉन का लें? तो भाई हम उनके एवरेज को ले लें। जब दोनों अलग अलग हैं तो हम जो मास लेंगे, एटम का मास पता करने के लिए, वो किसका लेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एवरेज का लेंगे। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एवरेज ये आ गया। इसी को कह दिया गया कि ये 1 AMU है, मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट है। जो कि पहले हमने कहना था कि प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, बट दोनों का एवरेज लेना पड़ रहा है। तो एटॉमिक मास यूनिट कौन है? ये है। ये किसका मास है? प्रोटॉन का हो सकता है बोलो, चाहे न्यूट्रॉन का बोलो, दोनों के एवरेज वैल्यू है। तो ये एक्चुअली प्रोटॉन के मास भी बोल सकते हो और न्यूट्रॉन का। तो टोटल कितने उसमें होंगे किसी भी न्यूक्लियस में, जिसमें मान लो ऑक्सीजन में 16 है और एक यूनिट का मास इतना है, तो 16 यूनिट का मास। एक यूनिट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन, तो एक यूनिट का मास इतना है, तो फिर 16 यूनिट है। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं? 16 है टोटल मिला के। तो उन 16 का मास कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसी वैल्यू को 1 AMU बोला जाता है, मीन्स एक यूनिट का मास। 1 AMU मीन्स एक यूनिट का मास, और वो एक यूनिट कौन है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास, और उनका एवरेज है ये, है ना। तो 1 AMU इसी को हम बोलेंगे। अब अगर 16 यूनिट है तो उसमें तो 16 AMU हो जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या है? 16 AMU है। ओके, 16 ग्राम नहीं है, ग्राम तो ये है ना, 1 AMU का मास ग्राम में ये है, तो 16 AMU का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 16 AMU है। ओके, दैट मीन्स 16 प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं, उनसे तुम मल्टीप्लाई कर दो एक यूनिट के मास से, है ना। ये 16 यूनिट है, तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है एक यूनिट के मास से, तो आ जाएगा ऑक्सीजन का मास। तो फिर ये 16 ग्राम नहीं है, ये तो क्या है कि इसके न्यूक्लियस में कितनी यूनिट्स हैं, यूनिट्स मीन्स, है ना, एटॉमिक मास यूनिट्स कितनी है, 16 है। तो फिर उनका मास कितना हुआ भाई, 1 यूनिट का मास इतना है, तो फिर 16 यूनिट का मास इससे मल्टीप्लाई कर दो, तब आएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, उनसे कंपैरिजन है कि आप कितनी यूनिट है उसके अंदर, ठीक है। तो 16, ओके, 23, इसी तरह सोडियम है 23, तो ग्राम नहीं है, 23 यूनिट्स हैं सोडियम के न्यूक्लियस में, और एक यूनिट का मास इतना है, तो फिर 16 यूनिट 23 यूनिट का मास कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये होता है एटॉमिक मास। तो ये तुम्हें यूनिट्स गिवन है, ओके, AMU एटॉमिक मास यूनिट्स गिवन है। कितनी यूनिट्स हैं, 23, ये कितनी यूनिट्स हैं, 14, और ये कितनी यूनिट्स हैं, 12। ग्राम में चाहिए तो क्या करोगे, जितने 1 यूनिट का मास होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ठीक। अब हम देखेंगे कि कार्बन 12 से को क्यों कहते हैं कि 1 AMU क्या होता है, बुक्स में लिखा होता है 1 AMU मीन्स कार्बन 12 का 1/12 पार्ट को हम लोग कहेंगे 1 AMU। क्या बुक्स में यही तो लिखा होता है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम्स, है ना। तो भाई देखो क्यों कहा जाता है, पहले तो ये देख लेते हैं, फिर कार्बन के से ही कंपैरिजन क्यों किया जाता है। एक्चुअली ये वही बात कही जा रही है कि 1 न्यूक्लियॉन के मास को 1 AMU कहते हैं। ये तो हम पहले से जान रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट तो हमने समझा है कि हम लोग 1 AMU किसको कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियॉन मीन्स एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास को हम लोग 1 AMU कहते हैं, है ना, एटॉम यूनिट है ना मास की, तो 1 AMU कहते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो कार्बन में 12 न्यूक्लियॉन्स हैं कि नहीं, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन हैं, तो टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो अगर हम कहेंगे 1/12
तो क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियॉन नहीं हो जाएगा। बात तो वही हुई ना कि एक न्यूक्लियॉन मीन्स एक प्रोटॉन, तो इसलिए उसको 1/12 भी बोल सकते हैं, कार्बन का 1/12 भी बोल सकते हैं। तो वन न्यूक्लियॉन ही तो आएगा जब 12 न्यूक्लियॉन है कार्बन के अंदर। जब कहेंगे कि उसका 1/12 करो तो 1 न्यूक्लियॉन नहीं आएगा। 1 न्यूक्लियॉन मीन्स 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन, तो उसी को तो 1 AMU कहेंगे हम लोग। तो ये और ये सेम बात है, एक ही बात है, बट इसको कार्बन एटम के टर्म्स में कहा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन एटम्स के टर्म्स में कहने की क्या ज़रूरत है जब यहाँ क्लियर है। तो इसलिए कार्बन एटम्स के टर्म्स में किया जाता है क्योंकि देखो हमारी डेली लाइफ में या हमारे इस लाइफ में, हमारे इस संसार में पूरे जितने भी यौगिक मीन्स जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन्स उसमें ज़रूर होता है। तो कार्बन एबंडेंट है, एबंडेंट मीन्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, हर कंपाउंड में मिलेगा लगभग। तो इसलिए हम लोग कंपैरिजन जो साइंटिस्ट कैलकुलेशन करते हैं अपना, तो कार्बन के कंपैरिजन में बोलते हैं उसको कि कार्बन के कंपैरिजन में अगर कार्बन किसी कंपाउंड में है, उसमें दूसरा एलिमेंट भी है, तो वो कितने ग्राम होगा, उसका मास कितना होगा, तो कहेंगे कार्बन के कंपैरिजन में इतना होगा, क्योंकि हर जगह कार्बन है। ये नहीं बोल रहे हैं कि एक न्यूक्लियॉन्स या फिर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में कितना मास है, ये बोलने के बजाय बोल रहे हैं कि कार्बन के 1/12 के कंपैरिजन में कितना मास है। एक्चुअली बात वही है, बट कार्बन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ कार्बन है ना, प्रोटॉन्स तो है नहीं, हर जगह कार्बन है, हर कंपाउंड में कार्बन है, तो कार्बन के कंपैरिजन में इसीलिए बोला जाता है तो सेम वही। ओके, तो यहाँ ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको। तो ग्राम एटम जब भी बोले, जब तुमको कहे, मान लो कह दे कि 1 ग्राम एटम, ऐसे बोल दे 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम एटम सोडियम कह दे, तो तुम क्या समझोगे? तुम समझोगे कि 1 ग्राम एटम लिया गया है। नहीं, यहाँ पे गलती हो जाएगी अगर तुम समझोगे कि 1 ग्राम सोडियम एटम लिया गया है। तुम्हें क्या समझना है, 1 ग्राम एटम सोडियम कहता है, डैट मीन्स क्या कह रहा है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23U है। ओके, बट यहाँ पे U है, उसी को ग्राम में बोलना है, 23 ग्राम, उसको हम लोग कहेंगे 1 ग्राम एटम। अगर मान लो कह देता है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कह देता है, तो फिर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है ना, यूनिट्स है ना, कोई ग्राम तो है नहीं। लेकिन यहाँ जब कहेगा कि 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, तो उसी यूनिट्स को तुम ग्राम में बोलोगे, तो क्या बोलोगे, 16 ग्राम है वो, 16 ग्राम। अगर कह देता है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो तुम क्या समझोगे, जो यहाँ यूनिट्स है नाइट्रोजन की 14 यूनिट्स हैं, यूनिफाइड मास, उसी को ग्राम में लिख देंगे, तो मीन्स 14 ग्राम की बात कर रहा है ये, 14 ग्राम। ओके, तो 1 ग्राम एटम का ये मतलब होता है। अभी इसी में कह दें 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर बोलता है तो उसको हम क्या समझेंगे, लेट एक एग्जांपल लेते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर मीन्स H2O, तो तुम क्या समझोगे कितने ग्राम है ये, इस मॉलिक्यूल का जो मास आएगा उतने ग्राम। जैसे 1 ग्राम एटम कहा था, तो जो एटम का मास यूनिट था उतने ग्राम। इसी तरह से जब ग्राम मॉलिक्यूल बोला है तो क्या समझेंगे, मॉलिक्यूल का जो मास यूनिट है ग्राम में। ओके, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है ना, 2, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है, टोटल 18 ग्राम, यूनिट्स नहीं बोलेंगे, ग्राम में बोलेंगे। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 18 ग्राम ऑक्सीजन। ओके, इसी तरह से अगर हमें कह दें HCl कह देता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ HCl मॉलिक्यूल, तो क्या कहेंगे, इस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में बोल देंगे। तो हाइड्रोजन 1 है, 1 प्लस क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है, तो क्या हो गया 36.5 ग्राम। तो ये ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल की मीनिंग होती है। अब हम आगे समझेंगे कि ग्राम एटम को थोड़ा मोल के
फॉर्म में, मोल के टर्म्स में जानेंगे कि ग्राम एटम क्या होता है, तो वहाँ डिफाइन है कि ग्राम एटम की मीनिंग है कि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो होते हैं जो एक मोल में होते हैं उनका मास है ये। एक मोल में जितने पार्टिकल होंगे उनका मास कहलाएगा 1 ग्राम। अगर वो सोडियम की बात करता है कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, डेट मीन्स तुम ये बता रहे हो कि जो 23 ग्राम आया है वो सोडियम के 1 मोल पार्टिकल्स जो हैं वो कितने हैं, आगे हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब समझाते हैं, उतने पार्टिकल का मास है ये। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट हम आगे देखते हैं तब इस टर्म्स में बोलेंगे। अभी तो हमने बोल दिया कि इस टर्म में कि जो यहाँ है वही ग्राम लिख दो। अब जब मोल कॉन्सेप्ट समझा लेंगे तो हम उसमें मोल कॉन्सेप्ट के टर्म में भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलो मोल कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, पर हम लोग यहाँ पे काफ़ी इजीली इसे समझ लेंगे। ये इतना परेशान करने वाली भी कोई बात नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम देखेंगे क्या है ये। चलो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डजन इज इक्वल्स टू कितना होता है, सभी को पता है 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। 12 क्या, सिर्फ 12 केले ही थोड़ी होते हैं, 12 कुछ भी लोगे तो 1 दर्जन ही कहलाएगा। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही है, अगर पूछो 1 दर्जन कितना हुआ तो कहेंगे 12 कह दो, 12 संतरे तो 12 केले। केले के अलावा कुछ समझ में नहीं आता कि 12 और भी कुछ, दर्जन में केले के अलावा और भी कुछ हो सकता है, तो दर्जन में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई भी चीज़ अगर दर्जन बोलोगे तो 12 ही होगी। उसी तरह से तो यही लिखा हुआ है 1 डजन 12 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग। तो अगर तुमने कहा है 1 डजन तो वो 1 डजन क्या, 1 डजन संतरे भी हो सकते हैं, 1 दर्जन टॉफ़ी भी हो सकती है, 1 दर्जन पेन भी हो सकती है, 1 दर्जन अंडे भी हो सकते हैं। तो उसी तरह से 1 मोल क्या है, 1 मोल में जिस तरह से वहाँ 1 दर्जन में 12 होते हैं, उसी तरह से 1 मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 यूनिट्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की इतनी नंबर्स 1 मोल कहलाएंगे। अगर हमने कह दिया 1 मोल अंडे हैं, 1 मोल अंडे, दैट मीन्स इतने अंडे, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हमने कह दिया 1 मोल केले तो इतने केले। ठीक है, तो ये हम देखें कि अभी कितने हैं। 1 मोल ऑफ एटम कह दें, 1 मोल सोडियम कह दें, तो सोडियम एटम के इतने पार्टिकल, इतने एटम, सोडियम के इतने एटम हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं 1 मोल ऑफ क्लोरीन तो क्लोरीन एटम के इतने सारे एटम क्लोरीन के। तो ये कितना बड़ा है, हाउ बिग इज़ दिस, ये कितना बड़ा है, ये समझने के लिए तुम्हें ये क्वेश्चन हमने दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और यहाँ देखो सॉल्यूशन भी किया है। चलो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि कितना लगेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ़ यू हैव दिस मच, दैट मीन्स 1 मोल, 1 मोल मनी है तुम्हारे पास, रुपए हैं इतने, इतने मतलब 1 मोल रुपीज़, 1 मोल रुपीज़ अगर तुम्हारे पास है, एंड यू स्पेंड 100 करोड़ पर डे, और तुम पर डे 100 करोड़ रुपए खर्च करते हो प्रतिदिन, हर दिन तुम 100 करोड़ रुपए खर्च करते हो, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्पेंड होल मनी, कितना समय लगेगा तुम्हें इस पूरे रुपए को ख़त्म करने में। कैलकुलेशन यहाँ पर है, तो देखो कितना ये आश्चर्यजनक आंसर आया है। तो देखो 10, यहाँ हमने अब यूनिटरी मेथड सिंपल हमने कैलकुलेशन किया है, यूनिटरी मेथड तुम्हें आती होगी तो तुम समझ लोगे। 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक दिन में, तो 1 रुपये खर्च होंगे 1/100 करोड़, ओके, इतने दिन में। तो फिर इतने रुपए कितने में खर्च होंगे, 1 वाले से मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई होके ये बना, और नीचे क्या है 6.022 इंटू 10 पावर 23 यहाँ पे, और ये डिवाइड करेगा। देखो कितने हैं इसमें, 100 करोड़ में कितने जीरोज़ हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 9 जीरो, 10 पावर 9 हो गया वो, 10 पावर 9 इसमें से माइनस हो जाएगा ना, 10 पावर 23 में से डिवाइड है तो 10 पावर 14 आएगा, तो ये बचा 6.022 इतने दिन। अब इसमें से क्या किया, 1000 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6022 हो गया, और इसमें कितने बचे, 1000 इसमें से दे दिया तो कितना बचा, 11 बचा है ना, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 10 पावर 11 बचा। अब इतने दिन लगेंगे, अब दिन को हमें सालों में कन्वर्ट करना है, वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें 365 डेज से डिवाइड कर दो। यहाँ 365 डेज से डिवाइड कर रहे हैं 6022 को, तो 6022 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 16 पॉइंट समथिंग, इसको हम लोग मान लेते हैं, चलो 16 साल, 16 वर्ष, इंटू 10 पावर 11। अब क्या करें,
इसमें से भी फिर से 100 ले लो, 10 पावर 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो ताकि 16,049 आ जाए। 16,049 आ गया और ये 10 पावर 9 आ गया, सॉरी 16,000 नहीं, 1649, 1649 और 10 पावर 9 इतने ईयर्स। अब 1649 वर्ष पहले ही बहुत ज़्यादा है, उसके बाद 10 पावर 9, 10 पावर 9 में कितने हो जाएंगे, करोड़, 10 करोड़, अरब, है ना। 10 पावर 7 1 करोड़ होता है, तो 10 करोड़ एंड 1 अरब मीन्स इतने अरब ईयर्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा, 1600 अरब वर्ष। तो कितना बिग अमाउंट है ये, 6.02 टू 10 पावर 23 हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ और, यहाँ पे कुछ हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल अगर हम संतरे लें तो क्या हमेशा वो उतने ही मास आएगा, उतने ही केजी होगा, हर बार उतना ही आएगा। अगर हमने 1 मोल से 1 डज़न संतरा लिया, 1 दर्जन केला लिया, क्या हर बार उतना ही आएगा, ये हमें देखना है। फिर उसी से हम कंपेयर करेंगे 1 मोल को, ठीक है। तो चलो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे इस बात को, तो अगर हम लिखें यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं कि क्या 1 दर्जन, अब हम यहाँ पे समझेंगे ग्राम एटम्स एंड मोल, नंबर ऑफ एटम्स इन मोल्स, 1 मोल्स। तो पहले देखो ये कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, इनको आंसर करो तो हम खुद समझ जाएंगे कि क्या होता है ये 1 ग्राम एटम्स क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखो क्या लिखा है, 1 डज़न बनाना, 1 डज़न बनानाज मीन्स 12 बनानाज। क्या उनका मास ऑलवेज सेम होगा? 1 दर्जन अगर तुम केला खरीदते हो तो क्या हर बार 1 दर्जन जो खरीदोगे वो सेम मास होगा उसका? अगर वेट उसको नापोगे कहीं पे हर बार अलग अलग आएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम आए। तो यहाँ पे हमें लिखना है मास क्या होगा, नॉट ऑलवेज सेम, ठीक है। इसी तरह से अब बताओ 1 मोल सोडियम एटम्स कितने होंगे? 1 डज़न में तो 12 होते हैं, बट 1 मोल में कितने होंगे सोडियम एटम? इतने होंगे, है ना, इसे हम इतने होंगे। और ये क्या हमेशा सेम होंगे? अगर हमने 1 मोल सोडियम एटम लिया, दैट मीन्स इतना सोडियम एटम लिया, तो क्या उसका मास हमेशा सेम आएगा? यस, ये ऑलवेज सेम होगा। और वो कितना होगा? 23 ग्राम होगा। और इसी को हम कहते हैं 1 ग्राम एटम सोडियम। जो ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स वगैरह आएगा वो उसका यही मीनिंग है कि जब तुमसे कहेगा 1 मोल सोडियम एटम, दैट मीन्स कितने सोडियम एटम्स? इतने एटम्स। तो क्या हमेशा जब हम इतने एटम्स लेंगे तो उसका मास सेम आएगा? यस, ऑलवेज सेम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे 12 बनानास हर बार लेते हैं तो उसका मास अलग, उसका वेट और मास अलग अलग आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मोल्स लोगे तो हर बार सेम मास आएगा। 12 तो इसमें भी अगर 1 दर्जन बनाना लोगे तो 12 ही आएंगे, लेकिन मास हर बार चेंज हो जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने 1 मोल एटम लिया है तो उसके पार्टिकल्स ऑलवेज इतने होंगे और उसका मास कितना होगा वो भी हमेशा सेम होगा। और कितना होगा? सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर ही होगा, और वो ग्राम में 23 ग्राम, है ना। सोडियम का एटॉमिक मास जो हम लिखते हैं वहाँ पे एटॉमिक मासेस जो लर्न करते हैं 23, वो तो यूनिट्स होता है, हमने समझाया है इसको, लेकिन यहाँ क्या है, वो ग्राम में है, 23 ग्राम। तो इसी को हम बोलेंगे 1 ग्राम एटम सोडियम। तो 1 ग्राम एटम सोडियम मीन्स सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर मास ग्राम में 23 ग्राम। उसी तरह से एग्स अगर लेते हो 12, 1 डज़न एग्स मीन्स 12 एग्स। क्या ऑलवेज मास सेम होगा? नहीं, उनको तोलोगे हर बार अलग अलग मास, अनसर्टेन। और ऑरेंजेस लेते हो, हमेशा सेम मास नहीं आएगा, और कितना आएगा नहीं पता। लेकिन अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम लेते हो तो कितने होंगे? वो इतने ही होंगे, और उनका मास ऑलवेज सेम आएगा। कितना आएगा? ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के बराबर आएगा, 16 ग्राम। उसको हम क्या बोलेंगे? 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन। तो वो 1 ग्राम एटम कहने का मतलब है जिस एटम की बात कर रहा है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ग्राम में मास, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखो 1 मोल क्लोरीन एटम्स कितने होंगे? हमेशा इतने ही होंगे। उनका मास क्या हमेशा सेम होगा? हाँ, हमेशा सेम होगा। इनकी तरह बनानास की तरह नहीं होगा कि 12 केले हमेशा है, हर बार 12 केले ला रहे हैं लेकिन वेट अलग अलग आ रहा है। बट मोल्स में ऐसा नहीं है। तो ऑक्सीजन अगर तुमने क्लोरीन लिया 1 मोल, तो इतने पार्टिकल, इतने क्लोरीन होंगे, और उसका मास ऑलवेज सेम होगा। हमेशा कितना होगा? 35.5। ये क्या है? ये क्लोरीन का एटॉमिक मास है।
तो इतने ग्राम के बराबर, इसको हम बोलेंगे क्या, 1 ग्राम एटम क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह क्लियर हो जा रहा है कि हम 1 ग्राम एटम का क्या मतलब, 1 ग्राम एटम का मतलब जिस एटम की बात हो रही है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर मास, दैट इज क्लोरीन की बात हो रही है तो क्लोरीन के एटॉमिक मास 35.5 ग्राम। उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16 इन ग्राम। सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 इन ग्राम। तो 1 ग्राम एटम की ये मीनिंग होती है। ओके, और बाकी यहाँ समझा दिया गया कि 1 मोल में पार्टिकल कितने हैं, उन पार्टिकल का मास कितना है, उसी को हम बोलेंगे 1 ग्राम एटम। ओके, तो अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि अब हम लोग 1 ग्राम एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोल्स के टर्म्स में, है ना। पिछले लेक्चर्स में हमने कहा था 1 ग्राम एटम क्या होता है, वहाँ हमने एटॉमिक मास पे उसको डिफाइन किया था। लेकिन अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्स के टर्म्स में। देखो यहाँ से देख के ही लग रहा है 1 ग्राम एटम क्या होता है। 1 ग्राम एटम जो भी एटम्स है उसके एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में होता है मास, और वो कितने एटम्स का मास होता है, इतने एटम्स का। इतने एटम्स मीन्स 1 मोल एटम्स, है ना। एक दर्जन एटम का मास नहीं है ये, जैसे 1 दर्जन एटम का मास, 12 का मास नहीं, 1 मोल एटम, 1 मोल मीन्स इतने एटम्स का मास है क्या, 1 ग्राम एटम। इसी तरह यहाँ देख लो, क्लोरीन अगर हमने कहा 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन, डेट मीन्स वो किसका मास है, क्लोरीन के इतने सारे एटम्स मीन्स 1 मोल एटम्स, है ना। क्लोरीन के 1 मोल एटम्स का मास है 1 ग्राम एटम, और वो कितना होगा, वो क्लोरीन के एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में होगा। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 ग्राम, दैट इज 1 मोल मास ऑफ क्लोरीन। ओके, तो ये हमारा डिफाइन हो गया 1 ग्राम एटम मोल्स के टर्म्स में। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट इसके आगे हम जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना और ये मोल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज़ सपोर्ट अस एंड बी विद अस। थैंक यू।